हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। द थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है द थ्रो एंड थ्रो देयर बायोडाइवर्सिटी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ survivals we are destroying it is knowing there is unknowing. It is under threat due to the following reasons. The first is destruction of the habitat by the cutting down trees, filling up to the wetland and the plungings and the grassland and the burning of the forest. There is a most important here is the destruction of the biodiversity and the threat also, and the population is expansion as increasing a demand for the food and shelter. It had lead to a culture of singles crop is a monoculture, and that will be result is a disappearance of some other crops. There is a here industrializations and urbanization, their fact of threatening of biodiversity is a most important factor here. And the industrialization and urbanization has a change and the destroyer their natural habitat and plants and animal. There is a both are the destroyer for the industrialization and urbanization. There is a pollution of the soil, air, and the water changes their habitat is a quality and may be reduced or eliminate to sensitive species. The meanings of is the minings of activities add to be a pollution of the air and the water is that as a threat in their survival of the animal in the nearby area. And construction of the dam, road, and the railway is destroys the hugs in the patch of the forest and grassland, etc. And thus the distribute of the biodiversity. And their next is the indiscriminate of the killing of the animal for different purpose as a result in their reduction. यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है जो जैव विविधताओं के लिए खतरा। देखिए, जैव विविधताओं के लिए कई खतरे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है जैव विविधता नष्ट होते चले जा रहे हैं। ये आपको भी समझ है और इसमें आपको अधिक समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कहते हैं तभी जैव विविधता हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इतने महत्वपूर्ण है, फिर भी हम इसे जाने अनजाने में क्षति पहुँचा रहे हैं। ये निम्न कारणों संकट उत्पन्न हो गए हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कहते हैं ना कि आज हम जो है अपने तरक्की में और अपने टेक्नोलॉजी के चक्कर में न जाने कितने प्रकार के जीव जंतुओं को हमने नष्ट कर दिया है। सबसे अधिक नष्ट हुआ है तो वो पेड़ पौधा नष्ट हुआ है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन जो है बिगड़ गया है। कहते हैं पेड़ काट कर प्राकृतिक वास का नाश और अर्धभूमि का जो है भराव, घास वाली में जमीनों की जुताई व वनों को जलाने के जाना। कहते हैं ये सारे हैं जैव विविधताओं के लिए खतरे उत्पन्न किए जा रहे हैं। चारों तरफ देखना कि हर जगह जो है बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है। न जाने ये आग कैसे लगती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया इस बात का। कहते हैं लाखों एकड़ में आग लग जाता है। कहते हैं बड़े बड़े एरिया जहाँ लावा होती है और लावा निकलती है वहाँ पर आग लगना संभव है, बट कहते हैं ऐसे जगह पे भी आग लग जाती है जहाँ पर लगने की संभावना बहुत ही कम होता है। तो हो सकता है कि लोगों के लालच की वजह से ये आग बहुत जल्दी फैल भी जाती होगी। कहते जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन और शरण मकान की इतनी ज़्यादा मांग हो गई है जो एकल फसल उगाने की प्रथा को बढ़ावा देती है। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कई अन्य फसलें अदृश्य होते चले जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जो किसान भी हैं वो वही कृषि करना चाहते हैं जो कि आए दिन के भोजन की सामग्री है, लेकिन उन वस्तुओं उन पेड़ पौधों को नष्ट हो गया है। वो जो है फसलें ख़त्म हो गई है जो कि बहुत कम अमाउंट में किया जाता था। तो ये भी एक विनाश का कारण बन रहा है, क्योंकि वो छोटे अमाउंट में की जाती थी लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था हमारे शरीर के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। लेकिन आज किसान क्या कर रहे हैं, जिनमें उनके अधिक से अधिक पैसा मिल सकता है वो फसलें कर रहे हैं और बाकी छोटे मोटे फसलों को जो है इन्होंने बिल्कुल ही नष्ट करके रख दिया है, जिसकी वजह से जो है बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आई है। कहते हैं ये सब कारण जो है जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण है। देखिए दोस्तों, ये बात तो है कि जनसंख्या बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज जो है कोई भी परिवार के सदस्य जो हैं एकल रहना चाहते हैं, वो संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते हैं। कहते हैं एक घर के छत में कोई भी रहना नहीं चाहता, अब अलग घर के छत में रहता है। अब जनरली आप नोटिस करोगे कि एक घर होता है, बहुत बड़ा घर होता है, उसमें मैक्सिमम जो होते हैं 3 या 2 बंदे ही रहते हैं, माता पिता उनके बच्चे। बाकी जो उनके माता पिता होते हैं वो कहीं और आश्रय लेके रह रहे हैं। तो ये सब भी कारण बनता है आज जो है जनसंख्या जो है इतने ज़मीनों का नष्ट हो गया है। तो इसका कारण ये भी बनता है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज जितना हम संयुक्त रहे, जितना हम इकट्ठा रहें, उतना जो है इस चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो जनसंख्या वृद्धि कारण जो है सारी चीज़ें नष्ट होते चले जा रहे हैं।
उसके पश्चात है औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में पाथवे व जंतु के प्राकृतिक आवास को परिवर्तन और नष्ट कर दिया है। ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि इंसानों के जो लालच ने क्या किया है, घर बनाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए, शहरीकरण के लिए न जाने कितने ज़मीनों को नष्ट ध्वस्त कर दिया गया है, कितने जंगलों को नष्ट कर दिया है। कहते हैं मृदा, वायु और जल प्रदूषण के फलस्वरूप अवायवीय गुणवत्ता में परिवर्तन आए हैं, जिससे संवेदनशील प्रजातियां कम होती चली जा रही है और पूर्णतः लुप्त भी हो गई है। हमने काफ़ी चर्चा भी इस पर भी किया था कि आज जो है गिद्ध जो है वो नष्ट होता जा रहा है और न जाने पर्यावरण में कितने पक्षी हैं जो नष्ट तहस नहस हो गए हैं। कारण क्या है? हमारे जो है बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो आप 5G लेते आ रहे हो, 2G 3G 4G, तो इनका प्रभाव किन पे पड़ रहा है? ये फिल्म में भी दर्शाई गई थी, अगर शायद आपको याद हो तो। ठीक है, फिल्म में भी बात बताई गई थी कि हमारे जो है रेडिएशन से जीव जंतु जो है नष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं उस फिल्म को लोगों ने जो है मिलेनियम बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ज्ञान किसी ने नहीं लिया, सिर्फ फिल्म को देख के परे मार दिया। तो कहते हैं अगर आप ऐसे ही परे मारते रहोगे तो कहते हैं वहाँ पर तो चलो चिट्ठी था, बचा लिया पूरा दुनिया को, पूरा संसार को, लेकिन यहाँ चिट्ठी नहीं आने वाला है। आपको इसमें संघर्ष करके अपना जीवन को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस ने इस बात को सबूत दे चुका है कि मैं फिर से आऊँगा और फिर त्राहिमाम मचाऊँगा। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक जो हर चीज़ को तहस नहस करने के लिए खुद ही स्वयं तैयार होता है। और इसका साक्षी आज नहीं है, पुरातन समय से चला आ रहा है कि जब पृथ्वी पे जो है पापों का घड़ा बढ़ेगा और जब तक इंसान जो है गलत रास्ते पर चलेगा, तब तक पृथ्वी जो है ऐसी अंगड़ाई लेगी जहाँ इंसानों की जो है अस्तित्व मिट जाएगा। तो ये हुआ भी है। कोई ग्रंथ ले लो, कुछ भी ले लो, तो पुराण ले लो, पुराने टाइम का, उसमें सारी बातों का जिक्र है और सभी ग्रंथों में जिक्र है, सभी चीज़ों में जिक्र है। तो हो सकता है कि ये नष्ट होने के कगार पे आ चुका हो और इंसान की जो है आज आंखों पे पट्टी बंध गया हो। तो कहते हैं ये बात बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हर एक इंसान की यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर पाँचवीं बात यही आता है कि खनन और गतिविधियों से वायु एवं जल प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है और आसपास के क्षेत्र में प्राणियों का अस्तित्व खतरे पर रहा है। तो ये तो बहुत ही उचित बात है कि वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि तो हुई है। कहते हैं इतना प्रदूषित हुई है कि आज स्वच्छ जल पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम फिल्टर लगा लेंगे, हम एक्वागार्ड लगा लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मशीन वो क्या काम करके दिखाएगी जो नेचर स्वयं करती है। प्राकृतिक का चीज़ ले लो और एक आर्टिफिशियल चीज़ ले लो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आप जितना एक्वागार्ड लगा लो, जितना कर लो, लेकिन कुछ भी उससे प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी उससे इफेक्ट नहीं होगा। कहते हैं जो नेचर को अगर गंदा करोगे तो किसी न किसी रूप में आपके अंदर ही वो प्रवेश करेगा। तो यही बात यहाँ पर भी आ रहा है कि जितना खनन होगा उससे वायु और प्रदूषण और जल प्रदूषण होना संभव है। आसपास के क्षेत्रों में प्राणियों के अस्तित्व खतरे में पड़ते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बाहर चलते हो, रोड पे देखते हो, तो आए दिन कोई ना कोई जीव जंतु आपको रोडों पे मरा हुआ मिल सकता है। कारण क्या है? उनकी आवास हमने नष्ट कर दिया है। अब वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? जहाँ पर उनका आवास था वहाँ पर हमने रोड, हाईवे, सड़क बना दिया है। कहते हैं आज इतने सड़क बन गए हैं कि हर गली में अगर मुड़ो तो मुड़ने के लिए 50 सड़क आपको मिल जाती हैं। पता नहीं इतने सड़क बना के हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हम प्रगति भारत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रगति नहीं है, हमारी ये दुर्गति है। और हमारी दुर्गति क्या, उन जीव जंतु का भी दुर्गति है जो हमारे साथ जिंदा रहने के लिए हमेशा अग्रसर है और प्रयत्नशील है और जिसकी वजह से जो है प्राकृतिक संतुलन बना हुआ भी है। कहते बांधों, सड़कों एवं रेल पथ के निर्माण में जंगल एवं चरगाह आदि के बड़े ही भाग नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे विविधता जो है अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं। दोस्तों ये बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बांध, सड़कें और रेल पथ क्या निर्माण इतने हो रहे हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। नया सरकार आता है, नया रूल रेगुलेशन बनाते हैं और नए जो है रेलवे का निर्माण करवाया जाता है हर क्षेत्र में, हर दूरी पे। कहते हैं कि आज तक तो ऐसा सिस्टम आने वाला है कि घर घर तक उनको रेल पहुंचा देने की सरकार की योजना है। लेकिन ये सरकार सोच रही है कि इसके न जाने कितने जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, कितने खेत खलिहान नष्ट होते जा रहे हैं इससे, लेकिन हो कुछ भी फ़ायदा नहीं रहा है। आज भी जो है सूखा आपको देखने को मिल जाएगा, आज भी जो है आपको गंदा पानी पीते हुए लोग दिख जाएंगे। इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बातें सिर्फ बनाई जा रही है, होता है इसका कुछ भी उपयोग नहीं है और ना ही ये जनमानस के लिए ये फ़ायदेमंद रहता है। अगला पॉइंट जो है अनेक उद्देश्य के लिए जानवरों के जो है विवेकपूर्ण ढंगों से मारे जाने पर उनकी संख्या में कमी होती चली जा रही है। दोस्तों भारत में एक बहुत बड़ी समस्या होता है, लोग अपने गुरूर और अपने आन के लिए न जाने कितने जीव जंतु को नष्ट करते चले जा रहे हैं।
ठीक है, इसका मुझे कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हो कि जो जयपुर में कांड चली न जाने कितने साल पुराना कहानी है और केस आज तक चल रही। कहते हैं आज हमारे समाज में लोग अपने आन और शान के लिए न जाने कितने जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं और कई जीव जो मार भी देते हैं, ठीक है, लेकिन इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बड़े लोग होते हैं, उन पे केस चलती है और केस तो आपको पता है कि 100 साल तक चलती ही रहेगी जब तक इंसान ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये सिर्फ एक विडंबना है कि लोग अपने अविवेकपूर्ण ढंग से जो है जी हम जानवरों को मारते हैं और अपने शौक़ के लिए जानवरों का जो है हत्या करते हैं, जो कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि वो जीव जंतु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम में जो है बैलेंस बनाने में उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते किसी क्षेत्र में अन्य विदेशी प्रजाति के प्रवेश से उनकी प्राकृतिक जैव विविधता का संकटमय होती है। उदाहरण अगर जलकुंभी लिया जाए तो नदियों में झीलों के अवरुद्ध करती है और अनेकों जलीय प्रजातियों के जीवन के संकट उत्पन्न करती है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाता है। अगर ये बात अगर जर्नली देखें तो आपको क्या लगता है कि दूसरे देशों से जानवर ला के इंडिया में रखना, क्या ये उनके आवास को चेंज करना नहीं हुआ? क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? क्या वहाँ यहाँ के जो जीव जंतु है वो सर्वाइव कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि ये बेशकली मैं एक बात जानता हूँ कि जितना मर्जी आप जानवरों को दूसरे देशों से ले आएँ, क्योंकि वो जानवर उस हैबिटेट के लिए काफ़ी सूटेबल था, लेकिन क्या पता यहाँ के जो पर्यावरण को सूटेबल ना हो और क्या पता यहाँ के जो जीव जंतु रह रहे हों उनके लिए संकट का विषय बन जाए और ये नष्ट भी हो जाए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, ठीक है, ये बात समझने की और इस पे जो है चर्चा करने की आवश्यकता है। कहते हैं अगर हम देखें जलकुंभी तो एक कदाचित भूमि सागरीय पादप, ये यानी हायस्तिनियसल एरोस्टिलियस हंसने ओरिजिनल्स है। इसकी पत्तियां संक्रिय असीमाक्ष और विवेकपूर्ण होती है। सामान्यतः सुगंधित पुष्प होते हैं तथा इनमें एक कीट के आकार का जो है परिपुंज होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। The next topic is conservation of biodiversity. Here is the most important topic here, and there is a two basic category of the conservation of biodiversity is a in situ conservation and ex situ is a conservation. There are in and exo. There in is on site. The conservation include to the protection of the plant animals within their natural habitat or protected area. The protected areas are the areas of their land and the sea is dedicated to protection of the maintenance of biodiversity. For example, our national park, world sanctuaries, hemisphere reserve, etc. There is the most important for the is on-site protection area. Another is a ex off-site, means conservation of the plant and the animals is outside. There is a natural habitats. This include to botanical garden, zoo, the genes bank, DNA bank, seed bank, and pollen banks, seeding and the tissue culture, etc. There is a most important category here, the ex-student off-site as plant. जैव विविधता का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण आ गया है, क्योंकि आपको हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पता ही है कि जैव विविधता महत्वपूर्ण है और इसके नष्ट होने के कारणों की जानकारी प्राप्त हो गई है कि कारण क्या क्या है। हमने बहुत कारणों पर यहाँ पर डिस्कस भी किया है और जानने की कोशिश किया है कि जैव विविधता का नष्ट होने का कारण क्या बन रहा है। अंततः हम अब इसका संरक्षण किए जाने पर विचार करते हैं कि जो कि जरूरी भी है। यहाँ पर दो तरीक़ा से जो है इसको संरक्षण किया जा सकता है। एक है स्वयं स्थान संरक्षण यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंजर्वेशन और दूसरा है बाहरी स्थान संरक्षण यानी एक्सटर्नल कंजर्वेशन। ये दो तरीक़ों से जो है संरक्षण रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसमें पहला तो यही आ जाता है स्वस्थानिक संरक्षण में पादप जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों के अंदर अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में आरक्षित किया जाता है। आरक्षित क्षेत्र भूमि और समुद्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता के रख रखाव एवं संरक्षण के लिए समर्पित किया गया है। अगर उदाहरण देखें तो राष्ट्रीय उद्यान और जो है वन्य जीव अरण्य शैवाल जो है निचल आदि पाया जाता है। दूसरा बाहरी स्थानिक संरक्षण, इसमें है पादपों एवं जंतुओं का संरक्षण करने को प्राकृतिक आवास को बाहर किया जाता है और वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर, जीन बैंक, DNA बैंक, बीज बैंक
प्राक बैंक, नव विवेद, उतक प्रबंधन आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन कहते हैं जो प्राकृतिक में पर्यावरण में स्वयं बनता है वो सर्वथा उचित होता है। इंसान द्वारा निर्मित जो ये आरक्षण क्षेत्र है, संरक्षण क्षेत्र है, ये इतना फायदेमंद नहीं हो पाएगा। कहते हैं आप कितना संरक्षण करके रख लोगे, जब तक इंसान स्वयं नहीं इस बात को समझता है कि ये पर्यावरण जो है सभी जीव जंतु का भी है, हमारे ही नहीं है, हर एक जीव जंतु का है, चाहे वह कीड़े मकोड़े क्यों ना, एक चींटी क्यों ना हो, हर के लिए जो है इम्पोर्टेंट है और उनका संरक्षण करना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। नहीं तो आने वाला समय में हो सकता है कि ये जीव जंतु हमें देखने को भी ना मिले। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।